वेलकम टू द शो। मैं हूं डॉक्टर मलिक, आपका मेजबान इस शो में, जो कि पेश किया जाता है नूर टीवी पे हर सैटरडे की शाम 6 बजे से लेकर 7 बजे तक। नाज़रीन, इस शो में मैं आपकी लाइव कॉल्स लिया करता हूं और आपको इमिग्रेशन से मुतल्लिका मामला पर एडवाइस करता हूं। अगर आपका कोई मसला है जो कि इमिग्रेशन से मुतल्लिका है, या अगर आप कोई चीज़ दरियाफ्त करना चाहते हैं, या कोई चीज़ आपको परेशान कर रही है जो कि इमिग्रेशन से रिलेटेड है, तो आप इस प्रोग्राम में फ़ोन करके मुझसे लाइव एडवाइस ले सकते हैं। नाज़रीन, बेशुमार कॉलर्स होते हैं जो प्रोग्राम का सिलसिला बहुत शुरू होने से बहुत पहले ही कॉल्स करना शुरू कर देते हैं। देखते हैं हमारे आज के पहले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। Yeah, hello. I've given my application in 3 weeks ago, and I've had no message. My wife hasn't had no message off. Is that normal, or are you going to send a message later on? So when did you apply? It's been about 2.5 weeks now. Yeah, normally it takes basically around 3 months time. So if you just applied couple of weeks back, so it means that you have to wait couple of months more, and normally it takes around 3 months. Thank you for the call. नाज़रीन, देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, मेरा सवाल ये है कि मेरे हस्बैंड ने 10 ईयर के बेस पे अप्लाई किया था और मुझे 8 साल हुए थे, तो इसलिए मैंने जो है उस पे FLRO डाला था। तो फिर ये हुआ कि मैं हस्बैंड को उन्होंने इंडेफिनिट दे दिया, लेकिन मुझे नहीं दिया, क्योंकि हम लोगों ने ना बच्चे शो नहीं किए थे और 2 बच्चे हैं हमारे। तो वो कह रहे हैं कि फैमिली लाइफ नहीं है, बच्चे नहीं है, तो आप पाकिस्तान रह सकते। तो अब मेरा सवाल ये है कि ये डिसेप्शन में तो नहीं आता, या इसका हस्बैंड के इंडेफिनिट पे होगा असर, और फिर हम अपील में क्या करें? फिर मुझे इसकी समझ नहीं आ रही है। असल में आपने सारी की चीजें होम ऑफिस को बता देनी चाहिए थी। अगर बच्चे पैदा हुए थे तो लीगल तरीका यही है कि आप बच्चों को यहाँ पे इलीगल ना रखें, ना ही उनको यहाँ पे ओवर स्ट्राइक कराएं। तो कानून यही कहता है कि आपने उनके लिए भी अप्लाई कर देना चाहिए था, जो कि ज्यादा बेहतर था। दूसरी बात यह कि ये थी कि जब आपके हस्बैंड ने अप्लाई किया था, अगर आपने FLRO अप्लाई किया था, आपको स्टे मिल जाना चाहिए था। उन्होंने वो 2 कैटेगरीज बनाई है, एक 10 साल की, एक 5 साल की, लेकिन आपको उन्होंने लीव टू रिमेन दे देनी चाहिए थी। बहरहाल अगर किसी वजह से नहीं दी है तो आप इसके खिलाफ अपील कर दें, तो अपील में मुझे यकीन है कि आपको इंसाफ मिल जाएगा। कॉल का शुक्रिया। नाजरीन, देखते हैं नेक्स्ट कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो जी फरमाइए। हेलो, मुझे ये अगर जो ILR 10 ईयर्स ILR से अप्लाई करते हैं, उसमें 6 मंथ्स जो अपन ये कंट्री से बाहर रहते हैं, उसमें डे ऑफ डिपार्चर और डे ऑफ अराइवल इंक्लूड होता है कि नहीं होता है डे एब्सेंस में? जी, पहली बात यह कि अगर आपका वैलिड वीजा रहा है इस अरसे के दौरान, जब आप बाहर गए थे, दरमियान में कोई गैप नहीं है, तो उसमें कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि अगर आप बाहर चले जाते हैं, आपका वीजा खत्म हो जाता है, तो फिर वो गैप में माना जाता है। लेकिन अगर आप का वीजा था, इस दौरान आप गए और वापस आ गए, तो वो 18 महीने या 10 साल में आप 18 महीने से ज्यादा बाहर न रहे हो। ज्यादा बेहतर है किसी वकील से मशवरा भी कर लें, उनको डिटेल में बता दें आप कब गए थे, कब वापस आए, ताकि वो कैलकुलेशन करके आपको बता दें कि एप्लीकेशन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, देखते हैं नेक्स्ट कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, मुझे इंडेफिनिट के लिए अप्लाई करना था। अच्छा। तो मेरा वीजा जो है वो 19th ऑफ जो दिस मंथ दिसंबर खत्म हो गया है, तो मैंने सोचा वो जनवरी में खत्म होता है, तो उसका कोई जी जी हाँ जी उसका कोई हल या कुछ? जी, इसका यही है कि जितना जल्दी हो सके अप्लाई कर दें। बहरहाल अपनी ड्यूटी बनती थी कि आप वीजा खत्म होने से 1 महीना तकरीबन पहले अप्लाई कर देते। अगर अप्लाई नहीं किया तो अब भी अप्लाई कर दें। देखें इसका गो के इमिग्रेशन आपने वो रूल्स की खिलाफ वर्जी की है, लेकिन फिर भी विद इन 28 डेज अगर आप एप्लीकेशन कर देते हैं तो चांसेस हैं कि आपको शायद, अगर उनको एक्सप्लेन कर दें, आपकी एक्सप्लेनेशन मान लें। लेकिन एक दफा अगर 28 डेज गुजर गए तो फिर आपको इमिग्रेशन रूल में कभी भी स्टे नहीं मिल सकेगा। तो ज्यादा बेहतर एक्सप्लेनेशन देकर तो जितना जल्दी हो सके एप्लीकेशन कर दें। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, देखते हैं नेक्स्ट कॉलर कौन है। जी फरमाइए। जी हेलो जी जी बोलो जी। जी भाजी, मैं ਪੁੱਛਣਾ ਸੀਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਪਰ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਹਾਂ, ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਆਉਂਦਾ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਲਾਇੰਟ ਹਾਂ। तो तुसे कदों अप्लाई किया है? ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਨੂੰ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। तो बायोमेट्रिक्स हो गए कि नहीं? ਹਾਂਜੀ, 8 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ। ठीक है। इस अप्रैल से पहले इसमें काफी देर लग जाती थी, तकरीबन 8-9 महीने से साल लग जाता था। लेकिन अप्रैल के बाद अब वो क्यू उन्होंने खत्म कर दिया। होम ऑफिस को उन्होंने 2 डिपार्टमेंट में तकसीम कर दिया था। अब 3-1 महीने में डिसीजन आ जाता है। तो अगर आपने साल हो गया अप्लाई किए हुए, तो अब एनी टाइम आपका भी डिसीजन आ जाना चाहिए, क्योंकि अप्रैल से पहले साल इसमें लग जाता था। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, देखते हैं नेक्स्ट कॉलर कौन है। जी फरमाइए। जी, मुझे लगता है कॉल ड्रॉप हो रही है। देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है।
हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर. जी वालेकुम सलाम. सर मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि मैं ब्रिटिश पासपोर्ट जो है वो अप्लाई करना चाहता हूँ फर्स्ट टाइम, तो अच्छा. क्या मैं वो अर्जेंट बनवा सकता हूँ सर? हाँ, आप अर्जेंट भी बनवा सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा सा इंटरव्यू वो जरूर आपका लेंगे, क्योंकि पासपोर्ट नेशनलिटी के बाद जब पासपोर्ट बनाते थे इस वक्त उस दौरान काफी गड़बड़ हो जाती थी और काफी सारे लोग दूसरे लोगों के फोटोज वगैरह भेज दिया करते थे. इस वजह से उन्होंने मेक श्योर करने के लिए वही आदमी जिसको यहाँ पे लीव टू रिमेन मिली है, वही आदमी जिसने नेशनलिटी ली है, वही पासपोर्ट के लिए भी अप्लाई कर रहा है. तो इस वजह से जो पहली दफा पासपोर्ट के लिए अप्लाई करेंगे आपका एक इंटरव्यू जरूर करेंगे. तो बहरहाल एप्लीकेशन में वो पासपोर्ट में लिख दें कि आपने जल्दी ट्रैवल करना है, तो चांसेज हैं कि आपको वो जल्दी बना कर दे देंगे, लेकिन इंटरव्यू आपका जरूर करेंगे जिसमें सिर्फ मेक श्योर करेंगे, लंबे चौड़े सवाल जवाब नहीं पूछेंगे, बल्कि मेक श्योर करेंगे आप वही आदमी है. कॉल का शुक्रिया. नाज़रीन देखते हैं नेक्स्ट कॉलर कौन है. जी फरमाइए. अस्सलामुअलैकुम. वालेकुम सलाम. जी मेरा एक क्वेश्चन है कि यहाँ पर मेरे तकरीबन 10 साल पूरे हो गए लीगली, और तो मैं ये पूछना था कि मैं कौन सा इंडिफरेंट के लिए मैं कौन सा फॉर्म वो करूंगा, फिल करूंगा, आपको कुछ उसका नाम मालूम है सेट हो? जी आपकी कॉल का शुक्रिया. हाँ, आप सेटो कंप्लीट करके एप्लीकेशन कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा बेहतर है किसी वकील से मशवरा कर ले. सारे जो रिक्वायरमेंट्स वो आपको बता देंगे इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, और बहरहाल खुद भी अप्लाई कर सकते हैं सेटो कंप्लीट करके. लेकिन बात का आपको पता नहीं होता है कि कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं शायद आपकी नजर से ना गुजरी हो, तो ज्यादा बेहतर है किसी वकील से भी मशवरा कर लें. बहरहाल सेटो आप कंप्लीट कर सकते हैं. तो आपको जो 1051 पाउंड इस वक्त उसकी फी है, और साथ लाइफ इन यूके टेस्ट और इंग्लिश टेस्ट भी आपको साथ उसके सर्टिफिकेट्स भी भेजना पड़ेंगे. कॉल का शुक्रिया. नाज़रीन देखते हैं नेक्स्ट कॉलर कौन है. जी फरमाइए. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. डॉक्टर साहब मेरा क्वेश्चन जो है वो इंडेफिनिट के बारे में है. हम जून 2010 में आए थे और जून 2011 में हमने असाइलम क्लेम कर दिया था वीजा एक्सपायर होने से पहले, और ठीक उसके 2.5 साल बाद हमें असाइलम उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया और मेरा रेफ्यूजी स्टेटस दे दिया. मेरा क्वेश्चन ये है कि हमारा इंडेफिनिट कब होगा? 5 साल का उन्होंने रेफ्यूजी स्टेटस दिया जी जिस रोज आप, और कुछ लोगों ने मुझे ये भी बताया है कि जब आपको 5 साल का रेफ्यूजी स्टेटस मिला है, इसके जब 5 साल पूरे होंगे फिर आपको 2.5 साल के लिए एक और 2.5 साल के लिए 2 दफा उसको दोबारा लीव लेनी पड़ेगी होम ऑफिस से, तो फिर जाके आपके 10 साल पूरे होंगे तो आपको इंडेफिनिट मिलेगा. जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है. आपको जो 5 साल जिस डेट से मिले बस उसके बाद जब आप 5 साल पूरे कर लेंगे तो आप डायरेक्ट इंडेफिनिट स्टे के लिए अप्लाई करेंगे. तो इसके लिए आपको वो जो 2.5 साल और 5 साल की उसकी जरूरत नहीं है. आपको ऑलरेडी 5 साल की परमिशन मिल गई है. ये 5 साल कंप्लीट होने के ऊपर आप इंडेफिनिट स्टे के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और जब इंडेफिनिट स्टे मिल जाए उसके 1 साल के बाद नेशनलिटी के लिए अप्लाई कर सकेंगे. कॉल का शुक्रिया. नाज़रीन देखते हैं नेक्स्ट कॉलर कौन है. जी फरमाइए. वालेकुम सलाम. सर मेरा ये क्वेश्चन है कि मैंने 2 महीने हो गए MN1 फॉर्म बच्चों के लिए अप्लाई किया था, ठीक है, लेकिन अभी तक मुझे कोई एक्नॉलेजमेंट लेटर नहीं आया, तो इसकी क्या वजह है? तो आपके पैसे उन्होंने ले लिए? अभी नहीं, अभी तक नहीं लिए. ठीक है जी. असल में ये हुआ यह था कि अक्टूबर में, जैसा कि आपको भी पता है कि नेशनलिटीज के जो रूल्स हैं वो नेशनलिटी के चेंज होने वाले थे, तो उसमें उन्होंने इंग्लिश टेस्ट भी इंट्रोड्यूस करवाया था. इस वजह से हजारों की तादाद में होम ऑफिस को जो एप्लीकेशन भेजी है लोगों ने अक्टूबर में भेजी है, तो इस वजह से वहां पे वो काफी सारा आप समझिए पाइल अप हो गया उनके पास काम. तो सबसे पहली बात वो ये करेंगे, आपके पैसे लेंगे, उसके बाद अगली चीज आपको एक्नॉलेजमेंट भेजेंगे. लेकिन मुझे लगता है इसमें महीना 2 महीने आपके और लग सकते हैं. कॉल का शुक्रिया. देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है. जी फरमाइए. हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी. वालेकुम सलाम. जी मलिक साहब, मैंने लॉन्ग रेजिडेंसी पे अप्लाई करना है और साथ में अपनी वाइफ का जो है 10 ईयर बेसिस पे कर रहा हूँ. अपनी वाइफ का मैं FLR जो M है वो कर रहा हूँ साथ अप्लाई. तो मैंने सिर्फ ये पूछना है कि आपने पिछले प्रोग्राम में बोला था कि इकट्ठे अप्लाई करना चाहिए, तो ये जो FLM की एप्लीकेशन है वो जो लॉन्ग रेजिडेंसी वाला एड्रेस है मैं अपने एनवेलप में डाल के ही साथ भेजूं, या उनकी जो अलहदा है धर्म का एड्रेस उस पर भेजूंगी? अभी आप काम कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं? नहीं जी, मैं अभी काम नहीं कर रहा, मुझे परमिशन नहीं है. जी आपकी कॉल का शुक्रिया. नहीं, FLRM आपके लिए नहीं मुनासिब फार्म नहीं रहेगा, तो ज्यादा बेहतर आप किसी वकील से मशवरा कर लें, चूंकि वो उन लोगों के लिए जो कि फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स पूरी कर रहे हैं जो कि आप नहीं कर रहे हैं. तो ज्यादा बेहतर है किसी वकील से मिलकर उनसे मशवरा कर लें. ये फार्म आप यूज नहीं कर सकते हैं. कॉल का शुक्रिया. नाज़रीन देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है. जी फरमाइए. हेलो जी. हेलो सर, माय क्वेश्चन इज मैंने इंडेफिनिट लीव अप्लाई करनी है जनवरी में. नए रूल के मुताबिक एक तो आपका टेस्ट लाइफ इन द यूके क्लियर होना चाहिए, और एक आपको इंग्लिश लैंग्वेज चाहिए. मेरे पास मास्टर्स डिग्री है यूके की, MBA करी है मैंने यहाँ से, तो उस डिग्री से काम चल जाएगा?
جی ہاں بالکل چل جائے گا. اس کے لیے وہ بیسک سا ٹیسٹ ہوتا ہے, لیکن اگر کسی نے UK سے ڈگری کی ہو تو وہ ڈگری بھی چل جاتی ہے. حتیٰ کہ اگر کسی نے باہر سے ڈگری کی ہو اور وہ نارک والے اس کو اسیس کر دیں کہ جو پڑھایا گیا تھا سلیبس وہ انگلش میں پڑھایا گیا تھا, اس کو بھی مان لیتے ہیں. جیسے کہ ہمارے یہاں کوئی MSc وغیرہ کرتے ہیں, جو MSc ہمارے یہاں ہوتی ہے سائنس سبجیکٹس میں پارٹیکولرلی, تو وہ انگلش لینگویج میں پڑھائی جاتی ہے. اگر کسی کے پاس باہر کی ڈگری ہے اس کو یہاں نارک سے اسیس کروا لیں, وہ بھی ہے. بہرحال آپ کی تو UK کی ڈگری, آپ کو کسی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا, صرف لائف ان UK ٹیسٹ پاس کر کے اپلائی کر دیں. کال کا شکریہ. ناظرین بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف. جی فرمائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھائی صاحب ایسا ہے کہ میں نا میری وائف کا جو ہے انڈیفینٹ جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا اگست میں, اور میرا پلان یہ ہے کہ میں سعودی جا رہا ہوں کام کے لیے اگست سے پہلے, تو کیا وہ نیشنلٹی اپلائی کر سکتی ہے میرے UK میں نہ ہونے سے؟ تو آپ خود برٹش ہیں؟ میں خود برٹش ہوں اور میں کام کے لیے جا رہا ہوں سعودیہ, اور مسز کا جو ہے نا وہ 3 سال کا کمپلیٹ ہو جائے گا اگست میں, تو وہ نیشنلٹی اس نے اپلائی کرنی ہے. جی جب وہ نیشنلٹی کے لیے اپلائی کرنا چاہیں تو اس وقت ان کو 2 ریکوائرمنٹس ہوں گی. ایک تو یہ کہ آپ کا برٹش پاسپورٹ ان کو ضرورت پڑے گی, اور دوسرا میرج سرٹیفکیٹ بھیجنا پڑے گا. لیکن اگر کسی سلسٹر کے سے جو آپ کا پاسپورٹ ہے اس کی کاپی اٹیسٹ کروا کے بھیج دیں تو وہ مان لیں گے. اگر آپ نہ بھی UK میں ہوئے تو تب بھی وہ آپ نیشنل کے لیے اپلائی کر سکیں گی. کال کا شکریہ. لیکن آپ کی شادی چل رہی ہو, ایک ساتھ رہ رہے ہو, لیکن اگر کسی مجبوری کی وجہ سے آپ باہر ٹریول کر رہے ہیں تو پھر بھی وہ اپلیکیشن کر سکیں گی. کال کا شکریہ. ناظرین دیکھتے ہیں اگلے کالر کون ہے. جی فرمائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرے 2-3 کوشچن ہیں جی. میں نے اپنی وائف کو پاکستان سے بلوانا ہے. ایک تو کوشچن یہ ہے کہ ڈیکلریشن فارم میرے کو بنانا پڑے گا اسپاؤس ویزے کے لیے, اور دوسرا یہ ہے کہ کتنی فیس ہے, اور تیسرا یہ ہے کہ مطلب یہاں سے اپلیکیشن آن لائن کر سکتے ہیں یا نہیں. اگر یہاں سے آن لائن کر سکتے ہیں تو پرنٹ آؤٹ کر کے میں اپنی وائف کو بھیجوں گا تو وہ سائن کر کے سبمٹ کرے گی جاری آفس میں, یا کیسے اصول ہے اور کیا قانون ہے, اور فیس کتنی ہے؟ جی آپ کی کال کا شکریہ. فیس آپ کو وہاں روپیز میں جمع کروانا پڑے گی, تو آن لائن اپلیکیشن آپ یہاں سے بھی اگر کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں, لیکن جو پیپرز وغیرہ ہیں وہ پھر وہاں پہ آپ کو جمع کروانا پڑیں گے. تو جو ڈکلیریشن ہے یہاں سے اسپانسرشپ وہ آپ کو بھیج دیں تو زیادہ اچھا رہے گا, کیونکہ آپ ایک چیز ٹیسٹ کرواتے ہیں سلسٹر کے سامنے, تو عام طور پر وہ اسپانسرشپ لیٹر بھیج دیں اور ساتھ اپنے سارے ڈاکومنٹ بھیج دیں. اگر 18,600 آپ کی زیادہ انکم ہے اور انہوں نے انگلش ٹیسٹ پاس کر لیا ہے, TB کا وہ سرٹیفکیٹ بھی ان کے پاس ہے, TB ٹیسٹ بھی کروا لیا ہے, تو وہاں سے اپلیکیشن کر سکتے ہیں. لیکن آن لائن بھی آپ یہاں سے اپلیکیشن کر سکتے ہیں. کال کا شکریہ. ناظرین دیکھتے ہیں ہمارے نیکسٹ کالر کون ہے. جی فرمائیے. جی ہیلو. جی فرمائیے. جی السلام علیکم. ملک صاحب میرا نام اکرام ہے, میں برمنگھم سے بات کر رہا ہوں. میرا کوشچن یہ تھا کہ میرے ایک عزیز پاکستان سے آئے تھے تقریباً 2.5 سے پہلے ویزے پہ, اب وہ واپس جانا چاہ رہے ہیں, تو آیا کیا وہ سیدھا جا کے ٹکٹ لے کے اسی پاسپورٹ پہ واپس چلے جا سکتے ہیں؟ اگر وہ جائیں گے یہاں پہ کوئی ان سے روک ٹوک ہوگی یا پاکستان میں؟ بس اس بارے میں پوچھنا کہ وہ اس طرح جا سکتے ہیں یا نہیں. جی ہاں بالکل. وہ اگر آئے تھے کسی وجہ سے انہیں اوور اسٹے کیا ہے تو اب یہ کریں کہ بس ٹکٹ لیں اور واپس چلے جائیں. عام طور پر جو لوگ واپس جاتے ہیں ان کے خلاف کوئی ایکشن لیا جاتا ہے, لیکن یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ یہاں اوور اسٹے ہونا یا انلیگل طریقے سے رہنا بھی کرمنل آفینس ہے. کافی کیسز ہوئے ہیں جس میں پولیس نے بھی لوگوں کو چارج کیا ہے, لیکن عام جو ہوم آفس کی پالیسی یہی ہے, یہاں کی گورنمنٹ کی پالیسی کہ اگر کوئی جانا چاہے تو اس کے خلاف زیادہ ایکشن نہیں لیتے ہیں, وہ ٹکٹ لے کر اور اسی پاسپورٹ کے اوپر واپس ٹریول کر سکتے ہیں. تو مجھے نہیں لگتا ان کو یہاں یا پاکستان میں کسی پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا. کال کا شکریہ. ناظرین دیکھتے ہیں اگلے کالر کون ہے. جی فرمائیے. ہلو. جی جی نمسکار. نمسکار. میں یہاں ایسیکس سے بول رہا ہوں, رینم سے. جی میرا کوشچن یہ ہے. جی فرمائیے. میرا کوشچن یہ ہے کہ میرا اگست 2016 میں اسپاؤس ویزا کی ویلیڈیٹی ختم ہونی ہے. ٹھیک. تو اس کے بعد کی سٹیپس کیا ہیں, مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ آپ کی شادی کسی یورپین سے ہوئی ہے؟ نہیں, مائی وائف از اے برٹش بورن سٹیزن. تو آپ کو انہوں نے اگست 16 تک کا ویزا دیا ہے؟ ہاں جی ٹھیک ہے. ایک ڈیفینیٹ پیریڈ ہوتا ہے نا. تو آپ نے اپلائی کب کیا تھا ویزے کے لیے؟ میرا اگست 2012 میں لگا ہے, 2013 میں, سوری اگست 13 میں لگا ہے, اس سال لگا ہے.
جی ٹھیک ہے جی, آپ کی کال کا شکریہ. اصل میں آپ کو انڈیفینٹ اسٹے نہیں اپلائی کرنا پڑے گا, بلکہ آپ کو یہ جب انہوں نے 2.5 سال کا اسٹے دیا ہے, جب یہ پورا ہو جائے گا 2.5 سال کے بعد آپ کو فردر 2.5 سال کے لیے اپلائی کریں گے, اور جب 5 سال پورے ہوں گے پھر آپ انڈیفینٹ اسٹے کے لیے اپلائی کریں گے. تو یہ ویزا ختم ہونے کے اوپر آپ کو اور ایکسٹینشن کے لیے اپلائی کرنا پڑے گا 2.5 سال کے لیے. تو اگر کسی نے پہلے اپلائی کیا ہوتا 9 جولائی 2012 سے پہلے جن نے اپلائی کیا تھا, اس وقت رول ایسے تھے کہ وہ 2 سال کے بعد انڈیفینٹ اسٹے اپلائی کر سکتے تھے, لیکن 9 جولائی 2012 کو رول چینج ہو گئے تھے. تو جس کسی نے بھی 9 جولائی 2012 کے بعد اگر اپلیکیشن کی ہے تو ان کے اوپر 5 ایئرز کا جو ریزیڈنسی ہے یہاں پہ رہنی اور شادی چلنا وہ ضروری ہے. تو اس کا مطلب آپ کو ایکسٹینشن کے لیے اپلائی کرنا پڑے گا 2016 میں. کال کا شکریہ. ناظرین دیکھتے ہیں ہمارے اگلے کالر کون ہے. جی فرمائیے. السلام علیکم ملک صاحب. جی وعلیکم السلام. عمر زار بول رہا ہوں ایلزبری سے. میرے والد صاحب کو اوور 65 ہے جی, اور اس کو انڈیفینٹ اسٹے ملا ہے, تقریباً سال ہونے کو ہے ملک صاحب. تو اس کے لیے میں برٹش پاسپورٹ کے لیے کب اپلائی کروں؟ جی جب برٹش نیشنلٹی کے لیے اپلائی کرنا چاہے, پاسپورٹ تو بعد میں ملے گا, پہلے برٹش نیشنلٹی ملے گی. تو اس کے لیے 2 جو بڑی شرائط ہوتی ہیں, ایک تو یہ ہے کہ وہ پچھلے 5 سال میں UK میں لیگل طریقے سے رہ رہے ہوں, اور دوسرا ان کو انڈیفینٹ اسٹے ملے ہوئے 1 سال ہو گیا ہو. تو اگر ان کی عمر 65 ایئر سے کم ہے تو پھر ان کو انگلش ٹیسٹ اور لائف ان UK ٹیسٹ بھی پاس کرنا پڑے گا. تو یہ اگر ساری ریکوائرمنٹس پوری کر رہے ہیں تو پھر آپ اپلیکیشن ان کے لیے کر سکتے ہیں. کال کا شکریہ. ناظرین دیکھتے ہیں نیکسٹ کالر کون ہے. جی فرمائیے. جی مجھے لگتا ہے کال ڈراپ ہو رہی ہے. دیکھتے ہیں ہمارے اگلے کالر کون ہے. جی فرمائیے. I've got a question. I went to Pakistan, I got married, and basically after a few days due to problems I had a divorce. Now how quickly can I go back to get married again? Anytime basically, if you got divorced today, degree absolute, so it means that next day you can go and marry over there. There's no restrictions for that. As far as you are divorced from here, then there's no problem at all. You can go anytime and marry over there. Thank you for the call. ناظرین دیکھتے ہیں ہمارے اگلے کالر کون ہے. جی فرمائیے. ہیلو ملک صاحب. جی ملک صاحب. جی آپ ٹی وی نہ دیکھیں, ٹیلی فون پر بات کریں. ہاں جی ملک صاحب, میں لال سنگھ بول رہا جی. جی فرمائیے. میں 2003 ਚ ਇੱਥੇ ਆਈ. ਠੀਕ ਹੈ. ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਟੀਵੀ ਨਾ ਦੇਖੋ, ਇੱਥੇ ਆਏਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਅਸਾਈਲਮ ਅਪਲਾਈ ਮਤਲਬ ਕੀਤੀ. ਠੀਕ ਹੈ. ਮੈਂ ਕੇਸ ਲਾਇਆ 2010 ਜੀ ਆਪਣੇ ਅਸਾਈਲਮ ਦਾ. ਅੱਛਾ. ਲੈਗਸੀ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਮੇਰਾ ਲੱਗਾ ਜੀ. ٹھیک ہے. مجھے لگتا ہے آپ کی کال ڈراپ کرنا پڑے گی, چونکہ آپ ٹی وی دیکھ رہے ہیں, آپ ٹیلی فون پر بات نہیں کر رہے ہیں. چونکہ بعض اوقات ہوتا ہے کہ لوگ اگر ٹی وی دیکھنا شروع کر دیں تو وہ بھول جاتے ہیں کہ وہ بات کیا کر رہے تھے. تو آپ کی کال ڈراپ ہو رہی ہے. دیکھتے ہیں ہمارے نیکسٹ کالر کون ہے. جی فرمائیے. مجھے لگتا ہے یہ کال بھی ڈراپ ہو رہی ہے. دیکھتے ہیں ہمارے اگلے کالر کون ہے. جی ہاں جی, میں نے ایک سوال پوچھنا تھا کہ میری جو ہے نا وائف EU سٹیزن ہے اور میں شادی کرنا چاہ رہا ہوں. شادی کے لیے میں نے اپنی وہ اپلیکیشن دی ہے, لیکن انہوں نے ابھی میرے کو ڈیٹ دی ہے لیٹ, لیکن میرا ویزا ختم ہو رہا ہے 23 جنوری کو, لیکن وہ مسلم ہو گئی ہیں اور میں نے نکاح بھی کر لیا. تو کیا میں اپنا فائل اپلائی کر سکتا ہوں اس طریقے سے, یا پھر اس کا کیا پروسیجر ہے؟ تھینک یو. جی نہیں, اس بیس پہ تو اسائلم آپ کو نہ ملے گا, نہ ہی کلیم کر سکیں گے. تو اگر تو وہ ان کی انکم اور آپ کی انکم ملا کر 18,600 پاؤنڈ ہے تو آپ کسی اور شادی کے دفتر میں بھی ٹرائی کر سکتے ہیں. چونکہ عام طور پر جو شادی کے دفاتر ہیں تو وہ 16 ڈیز پہلے ان کو نوٹس دینا پڑتا ہے. تو بارہ شادی کے بیس پہ اپلائی کر سکتے ہیں اگر وہ ریکوائرمنٹس آپ ساری کی ساری پوری کر رہے ہوں. تو اسائلم اس گراؤنڈ پہ آپ کو نہیں ملے گا. کال کا شکریہ. ناظرین دیکھتے ہیں ہمارے نیکسٹ کالر کون ہے. جی فرمائیے. ہیلو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. پاکستان سے آئی تھی. ہاں آپ کی آواز زیادہ کلیئر نہیں ہے, ذرا ٹیلی فون کے پاس آ جائیں. میں 2011 کے اینڈ میں آئی تھی اسپاؤس ویزا پہ. اچھا. تو میں کہہ رہا ہوں تو میرے ہسبینڈ ابھی بہت زیادہ بیمار ہیں, ان کو ڈپریشن بھی ہو گیا, انگزائٹی بھی اور ہارٹ پرابلم ہے. تو میرا ویزا جو ہے مارچ 2014 میں ختم ہوا ہے. تو اس کے لیے مجھے کیا کرنا ہوگا؟ جی اصل میں جب آپ کا ویزا ختم ہونے لگے, اس سے جب آپ کو آئے ہوئے 23 منتھس ہو جائیں, یعنی آپ کو 23 منتھ ہو جائیں, تو آپ انڈیفینٹ اسٹے کے لیے اپلائی کر سکیں گی. لیکن اس میں پہلی بات یہ ہے کہ آپ کو ایک انگریزی ٹیسٹ پاس کرنا ہوگا, وہ شاید آپ نے پاس کر لیا ہوگا. ایک لائف ان UK ٹیسٹ وہ بھی پاس کرنا ہوگا. دوسری بات ایک ریکوائرمنٹ اس میں یہ بھی ہے کہ آپ اپنے آپ کو مینٹین اور اکوموڈیٹ کر سکتی ہوں. تو
अब इसमें किसी वकील से जाकर मशवरा कर लें कि अगर आपके हस्बैंड काम नहीं कर रहे हैं या किसी बेनिफिट्स के ऊपर चले गए तो फिर इसमें प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। तो ज्यादा बेहतर है किसी वकील से मिलकर मशवरा कर लें अभी से। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मैं पूछना चाहती हूँ कि मेरे हस्बैंड के पास, मेरे पास और मेरी सबसे छोटी बेटी के पास ब्रिटिश पासपोर्ट है, तो हमने बड़ों का इंडेफिनेट लिया हुआ है, यानी एक 18 साल से कम है, बाकी 18 साल से दोनों बेटियां ऊपर हैं। तो मैं चाहती हूँ कि उनके लिए ब्रिटिश पासपोर्ट अप्लाई करूँ। इंडेफिनेट मिलने के कितने अरसे के बाद मैं ब्रिटिश अप्लाई कर सकती हूँ? जी पहली बात यह कि अगर तो आपके बेटे जो हैं वो 18 से कम उम्र है फिर तो आप एनी टाइम उनके लिए अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते कि वो यूके में पैदा हुए हों और माँ या बाप में से कोई एक इंडेफिनिट स्टे वाला हो। लेकिन अगर आप माँ और बाप दोनों के पास ब्रिटिश नेशनलिटी है, 18 से कम उम्र हो, फिर तो एनी टाइम अप्लाई कर सकते हैं। अगर 18 से ज्यादा हो तो फिर इन पर वो जो 5 साल की रेजिडेंसी है वो रूल इनके ऊपर अप्लाई होता है। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो जी फरमाइए। हाँ जी सर, मैं बोल रहा सी ओलवरी, तो अगर मैं किसी ने अडॉप्शन के तौर पर मकाना हो जी तो अडॉप्शन किसी करनी है? मेरे नेफ्यू है। ओके, वो केड़ी जगह है? इंडिया तो अडॉप्शन के तौर पर अपने बच्चे हैं? नहीं मैं ठीक है जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। अगर अडॉप्शन करना चाहें तो उसका जो एक तरीका, जो आम तरीका वो यही है कि आप यहाँ सोशल सर्विसेज के पास जाएं, वो आपकी एक फाइल तैयार करेंगे। वो जब फाइल आपको तैयार करके एक रिपोर्ट आपकी तैयार करेंगे, वो रिपोर्ट तैयार करने के बाद आप फिर इंडिया जाकर किसी बच्चे को वहां से अडॉप्ट करके तो लाना चाहें तो ला सकते हैं। लेकिन इंडिया के अडॉप्शन ध्यान में रहे या पाकिस्तान की या बांग्लादेश की, वो यहाँ एक्सेप्ट नहीं होती है। दूसरी बात तो है कि अगर सोशल सर्विसेज वालों को पता चल गया कि आप किसी आदमी को बुला रहे हैं जो आपका रिश्तेदार है, तो फिर वो आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। तो ज्यादा बेहतर है आप किसी वकील से मशवरा कर ले, डिटेल में उनसे बात कर लें, आपको बता देंगे आपने क्या करना है। क्योंकि अडॉप्शन काफी कॉम्प्लिकेटेड है। इसकी वजह यह है कि हमारे मुल्कों की अडॉप्शन यहाँ पे नहीं मानी जाती है। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं नेक्स्ट कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरे जो 2 बच्चे हैं वो यहीं बॉर्न हुए हैं और ब्रिटिश, लेकिन मैं रेजिडेंट परमिट पे हूँ जो कि मुझे 10 इयर्स लॉफुली कंप्लीट करने। पर किसी वकील ने बोला कि अगर आपका बेबी 7 इयर्स यहाँ पे रहता है देन आप एलिजिबल हो जाते हो इंडेफिनिट के लिए। नहीं जी, किसी ने आपको गलत बताया, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो अगर आप लॉन्ग रेजिडेंसी की बुनियाद पे जाना चाहें तो उसमें वो 7 इयर्स, उसमें 7 ईयर रूल नहीं है बल्कि 10 इयर्स के बाद अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन ये था कि अगर बच्चों का बाप ब्रिटिश है तो फिर आपकी पता नहीं लीव टू रिमेन इस वक्त। आपके पास कौन सा वीजा है इस वक्त? मुझे लगता है आपकी कॉल ड्रॉप हो गई है। तो उसमें 7 इयर्स का कोई नहीं है। 7 इयर्स है कि अगर बच्चों के साथ आप यहाँ 7 साल पूरे कर रहे हैं और बच्चों का भी यहाँ पे लीव टू रिमेन ना मिली हो तो फिर आप बच्चों के साथ अप्लाई कर सकते हो। बेसिकली बच्चों की बेस पे स्टे मिलता है। लेकिन आपके दोनों बच्चे अगर ब्रिटिश हैं तो फिर मुझे पता नहीं आपकी लीव यहाँ पे इस वक्त किस वक्त की है। बहरहाल वो 7 इयर्स नहीं है बल्कि 10 इयर्स है अगर लॉन्ग रेजिडेंस पर अप्लाई करना चाहती है। कॉल का शुक्रिया। नाजरीन देखते हैं नेक्स्ट कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ जी, मेरा सवाल ये था कि मैंने पाकिस्तान में शादी थी, वो मेरी डिवोर्स हो गई थी और अब मैं यहाँ पर दूसरी शादी कर रहा हूँ, वो EU है। तो अब मैं जब उन लोगों के पास गया हूँ अपने उसके लिए जो अप्रूवल देते हैं शादी के लिए, उन्होंने मेरे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए भेजे, लेकिन उन्होंने बोला इसमें 2 महीने भी लग सकते हैं और 3 महीने भी लग सकते हैं, उसके बाद अब सिविल मैरिज करेंगे। तो अब मेरा वीजा नेक्स्ट मंथ में खत्म हो रहा है और मैं अपने पार्टनर कर चुका हूँ यहाँ पर, तो अब मैं क्या करूँ, मेरा इसका क्या प्रोसीजर होगा? पाकिस्तान से आपकी डिवोर्स कहाँ से हुई थी? हाँ जी, पाकिस्तान डिवोर्स पाकिस्तान में हुई थी, डॉक्यूमेंट सारे पाकिस्तान के। नो, अदालत से हुई थी वहां से या कैसे हुई? अदालत, कोर्ट से जो फैमिली कोर्ट होती है उससे हुई थी? जी वहां से हुई थी। तो जी आपकी कॉल का शुक्रिया। इसमें ये होता है कि अगर वहां पाकिस्तान अदालत से कोई डिवोर्स हो तो उसको आमतौर पर यहाँ पे मान लेते हैं, तो उसमें ज्यादा देर नहीं लगनी चाहिए। तो बहरहाल आप वही मैरिज वाले दफ्तर को जाकर बताएं उनको, अगर किसी लेटर वगैरह की जरूरत है पाकिस्तान से किसी लॉयर की, वो मंगवाकर उनको दिखा दें और उनको अपने वीजे का प्रॉब्लम भी बता दें, तो हो सकता है शायद वो आपका जो वर्षन है इसको मांग कर उसका जल्दी उसका आपको जो डेट है वो दे दें। दूसरी बात, उनको ये भी आप बता सकते हैं कि जो मुतलका ऑफिस है वहां से पता कर लें क्या वेरिफिकेशन करना चाहते हैं, उनका फैक्स नंबर या उनको दे दें या उनको उनकी डिटेल दे दें ताकि उनको अगर ईमेल के थ्रू कांटेक्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं नेक्स्ट कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाउ आर यू ब्रदर? या थैंक्स। मैं सिर्फ ये पूछना चाहती हूँ कि मेरे हस्बैंड की अपील गई हुई है ना फॉर दी अपील, बिकॉज उन्होंने रिफ्यूज कर दिया था ना, तो उन्होंने कहा था कि पेपर लॉस्ट हो गए तो अभी दोबारा हमने सबमिट की है। हाउ लॉन्ग विल इट टेक? अपील कहाँ से की है?
from here. तो हस्बैंड कहाँ पे हैं? He's from here. So where is he now? He's living with me. I'm British, and we did the registration. And your husband is also here? Yeah, he is. Okay, thank you for the call. Basically, at the appeal section and the court, there's very long queue, and currently it takes around basically 8-9 months to get the hearing date, because currently we are getting hearing dates for October next year, at September, October next year. So it means it can take probably 6, 7 to 8-9 months. But it's not sure, and normally it takes more than 6 months. Thank you for the call. नाज़रीन देखते हैं हमारे नेक्स्ट कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी लाला, मैं केस जमा कराया 5 साल हो गए सर। 5 साल हो गए? अच्छा लाला जी, मैं केस जमा कराया थी 5 साल हो गए। अच्छा, फिर उन्हें रिजेक्ट कर दिया, साल हो गया। अच्छा, फिर उन्होंने फिंगरप्रिंट भी नहीं दे माड़ी, जेडे ना फीस भी कटी गई है। अच्छा, 5-6 हफ्ते हो गए। अच्छा, हूँ दसो भाई कितना टाइम लगती, दे नहीं दे, हमारा बच्चा भी है 5 साल ना। अच्छा ठीक। अच्छा, मैं लगना है कि पुराना केस तुसना खत्म हो गया तो तुसे नई एप्लीकेशन की थी, इस वजह नाल उन्हें फी भी लीती है तो नाल उन्हें फिंगरप्रिंट्स भी ले लेते हैं। तो उन तकरीबन 3 महीने लगते हैं इस केस में फैसला होने, तो 3 महीने विच फैसला हाँ या ना कर सकते। अगर बच्चा तुसना यह जरा कि थे ब्रिटिश है, फिर तुसने ज्यादा चांसेस हैं। कल का शुक्रिया नाज़रीन। इसके साथ ही टाइम हुआ है कमर्शियल ब्रेक का। आप टीवी देखते रहिएगा, चंद ही मिनट में आपसे फिर मिलते हैं। वेलकम बैक टू द शो। नाजरीन, हम कॉल का सिलसिला वहीं से शुरू करते हैं जहां कमर्शियल ब्रेक से पहले खत्म हुआ था। देखते हैं हमारे नेक्स्ट कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो जी। जी अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब। जी वालेकुम सलाम। मलिक साहब, मेरा सवाल ये कि मेरी एक फ्रेंड है, उसने असाइलम किया था, वो भी रिजेक्ट हो गया, और फिर उसने लेगेसी में अप्लाई किया था, उसका कोई जवाब नहीं आया, और उसका एक बेटा है जो 10 साल का हो चुका है। अब क्या हो सकता है? बेटा यहाँ पे पैदा हुआ था? यहाँ पर पैदा हुआ था, 2003 में पैदा हुआ था। 10 साल हो गए बेटे। जी, इसमें पहली बात यह है कि लेगेसी में उनको स्टे मिल जाना चाहिए अगर उन्होंने 2007 से पहले असाइलम की थी। दूसरी बात यह कि जो बच्चा यहाँ पे पैदा हुआ, अगर वो 10 साल यहाँ पे पूरे कर ले तो बच्चा जो है वो नेशनलिटी के लिए अप्लाई कर सकता है, ब्रिटिश नेशनलिटी के लिए। तो सबसे पहली बात तो ये करें कि बच्चे की ब्रिटिश नेशनलिटी के अप्लाई करें और उसमें लेगेसी में अपने केस को पुश करें, तो उसमें ज्यादा चांसेस हैं। क्योंकि अगर बच्चा एक ब्रिटिश नेशनल हो गया फिर तो डेफिनेटली उनको यहाँ पे स्टे मिल जाएगा, लेकिन लेगेसी में उनको ज्यादा चांसेस और ज्यादा जल्दी चांसेस हैं स्टे मिलने के। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं नेक्स्ट कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो जी। जी हेलो जी, मलक साहब ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ। जी फरमाइए, बोल रहा हूँ। हाँ जी जी, इदा गल मेरे इत्थे कोई जिदा स्टेटस है नहींगा, है ना। ठीक है। ते मेरे को 2 बच्चे आ। अच्छा। जिदा डॉटर मेरी है वो नर्सरी जाती आ। ठीक। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਬੋਈ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ 15 ਘੰਟੇ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਕਿਦਾਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਲੀਗਲ ਸਟੇਟਸ ਕੀ ਹੈ? ਬੱਚੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹਨ? ਨਹੀਂ ਉਹ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸਟੇਟਸ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ। ठीक है, तो ज्यादा बेहतर है किससे वकील के जाके मिलो तो अपने स्टे की रेगुलाइज करवा लियो। चूंकि अगर तुमने 2 बच्चे इतने पैदा हो या 2 बच्चे नाल रह रहे हो तो तुसी ह्यूमन राइट्स में लगना की एप्लीकेशन कर सकते हो। तो ज्यादा बेहतर है किसी वकील ने जाके मिलके अपने स्टे नु रेगुलाइज करवा लियो। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी मलिक साहब, मैं तमरीन बात कर रही हूँ इंग्लैंड से। जी फरमाइए। तो मेरी उम्र 28 साल है। तो मैंने ये पूछना था कि मेरा पहले 1 साल का वीजा लगा था, स्टूडेंट वीजा, और फिर मैं 6-7 महीने मेरी पाकिस्तान से एक्सटेंशन हुई थी, और उसके बाद 2-3 साल का वीजा लगा, तो मुझे 2 साल हो गए यहाँ पढ़ते हुए, और अभी मेरा वीजा जो है ना तकरीबन 7-8 महीने का है। तो मेरे माँ बाप, बहन भाई, बच्चे उनके यहीं पे 18-20 साल से। तो क्या मैं उनकी बिना पर, मेरे माँ बाप की उम्र हो गई है तकरीबन 85 और 80 समथिंग, तो क्या मैं उनकी खिदमत की बिना पर या वैसे रह सकती? काफी मुश्किल ऐसे मुझे लग नहीं रहा है, तो लेकिन किसी वकील से मशवरा भी कर लें। अगर तो आपका कोई और बहन भाई इधर मौजूद नहीं है, खाली माँ बाप ही हैं जिनकी आप कहते हैं कि उम्र 80 साल हो गई है, जो कि मुझे लगता नहीं है, तो फिर आप ऐसा कर सकती हैं कि अप्लाई कर सकती हैं।
तो लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है कि अगर आपकी उम्र 28 साल है तो आपके माँ बाप की उम्र 80 साल हो, ऐसा पॉसिबल आमतौर पर होता नहीं है। तो ज्यादा बेहतर आप किसी वकील से मशवरा कर लें। अगर और कोई बयानबाजी नहीं है और वाकई आपने जो आपके जो पेरेंट्स हैं बहुत ज्यादा बूढ़े हैं, उनको लुक आफ्टर की जरूरत है, आप ऐसी एप्लीकेशन कर सकते हैं, लेकिन उसमें काफी सारी रिक्वायरमेंट्स है मेंटेनेंस की, वो पता नहीं आप कैसे पूरी करेंगी। तो ज्यादा बेहतर है किसी वकील से मिलकर मशवरा कर लें। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं हमारे नेक्स्ट कॉलर कौन है। जी फरमाइए। वालेकुम सलाम। मलिक साहब जी, हम मैं और मेरी वाइफ और हमने लैक्सी में हमको इंडेफिनेट मिला था, तो हम दोनों ने कर लिया था, उसका नेशनलिटी अप्लाई किया था, लिया था। हमारे 2 बच्चे हैं, एक बच्ची जो है वो 8 साल की है, बच्चा 5 साल का है, तो हमने उनको भी इंडेफिनेट ही मिला था हमारे साथ। तो अब मुझे किसी ने बताया कि उनका भी हमको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा या नेशनलिटी लेनी पड़ेगी या पासपोर्ट। जी, पहली बात यह कि आपके जो बच्चे यहाँ पे पैदा हुए, जब आपको इंडेफिनिट स्टे मिला ना, आप उनकी नेशनलिटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जो कि रजिस्ट्रेशन के थ्रू होती है। चूंकि जो नेशनलिटी होती है वो 2-3 तरीकों से मिलती है, जो नेचुरलाइजेशन होता है वो अलग है, लेकिन आपको बच्चों की रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। तो बच्चों के लिए आप नेशनलिटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं एनी टाइम। तो वो अप्लीकेशन कर दें उनकी रजिस्ट्रेशन की, तो उनको ब्रिटिश पासपोर्ट मिल जाएंगे। तो आपकी रिक्वायरमेंट्स ये हैं कि आप पिछले 5 साल से लीगल अगर हैं और इंडेफिनिट स्टे मिले 1 साल गुजर चुका हो, तो फिर आप नेशनलिटी के लिए खुद भी एप्लीकेशन कर सकते हैं। लेकिन बच्चों के लिए आपकी एप्लीकेशन के साथ नहीं, बल्कि उनके लिए अलग से एप्लीकेशन होगी। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं हमारे नेक्स्ट कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो जी। हाँ जी, माय नेम इज अनीता खन्ना एंड आई वांट टू आस्क कि यहाँ पे जो इमिग्रेशन स्टेटस पे लोग आते हैं, जो जेन्युइन लोग होते हैं वो यहाँ पे आ जाते हैं। माय हस्बैंड इज वेरी एजुकेटेड, ही हैज 13 years of experience। नहीं, लेकिन आपका सवाल क्या है? सवाल ये है कि जो इमिग्रेशन के लोग आते हैं उनके साथ यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन क्यों होता है यहाँ पे? जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। ये तो खैर मैटर ऑफ आप समझे डिस्कशन है। अगर आपका अपना कोई सवाल है उसका तो मैं जवाब दे सकता हूँ, लेकिन आमतौर पर यहाँ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होती है। अगर आप रूल्स पूरे करते हैं, रिक्वायरमेंट्स पूरी करते हैं, तो फिर उसमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं आती है। चूंकि मैं यही रोजाना काम करता हूँ, तो बहुत कम इसके चांसेस हैं कि आपको डिस्क्रिमिनेट किया जाए अगर आप रिक्वायरमेंट्स पूरी कर रहे हो। तो ये तो बल्कि फ्री कंट्री है। तो बहरहाल अगर आपको एडवाइस कोई सवाल पूछना है तो मुझसे पूछ सकती हैं इस प्रोग्राम में। तो अगर बाकी कोई आपको समझे कि एडवाइस चाहिए, किसी वकील से जाकर ले सकती हैं। तो रूल्स आप अगर पूरे करें तो फिर वो आपको डिस्क्रिमिनेशन कोई भी नहीं आपको कर सकता। जैसे आप बस में सवार होना चाहें, आपके पास पैसे हैं टिकट के लिए मौजूद, आपको कोई रोकेगा नहीं। ट्रेन में जाना चाहें, टिकट के लिए पैसे मौजूद हैं, आपको कोई रोकेगा नहीं आपके कलर की बेस पे। तो इसी वजह जो है कि अगर आप रिक्वायरमेंट्स पूरी कर रहे हैं इमिग्रेशन रूल्स की, तो सभी को पता है क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, तो फिर आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी। तो बहरहाल फिर भी अगर आप समझती हैं आपके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन हुई है, तो आप किसी अच्छे वकील से जाकर मिल सकती हैं। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, मुझे ये पूछना था कि मैंने 2012 में FLRM की एप्लीकेशन की थी। उसमें अपने ACC की बेस पे मुझे UK नारिक का सर्टिफिकेट मिला था। अब वो मेरा जो है सेट M का फॉर्म नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह जमा कराना है मुझे अप्रैल में। तो क्या वही UK नारिक का फॉर्म चल जाएगा या मुझे नया कुछ करना पड़ेगा? जी, एक तो वही चला जाएगा, चूंकि आप 2 रिक्वायरमेंट्स हैं, एक तो इंग्लिश की है, वो तो वही चल जाएगा, लेकिन एक और टेस्ट आपको लाइफ इन UK है वो पास करना पड़ेगा। वो अभी से पास कर लें, चूंकि बाद वक्त लोग ट्राई करते हैं तो फौरी तौर पर पास नहीं कर पाते हैं। तो उसके लिए आप वो अभी से पास कर लें, और वो जो पहला नारिक का सर्टिफिकेट है वो आपको इंग्लिश के तौर पर चल जाएगा। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं हमारे नेक्स्ट कॉलर कौन है। जी हेलो जी। मैंने पूछना था, मेरा स्टे हो गया डोमेस्टिक वायलेंस पे, मुझे उन्होंने कार्ड दिया है। आया कि मैं उम्रा करने के बाद अगर पाकिस्तान जाऊं तो मैं कितने वीक वहां पे रह सकती हूँ? जी, आप जाएं, अगर हॉलीडेज के ऊपर चले जाएं तो जा सकती हैं। तो ज्यादा कोशिश करें कि 3 महीने से ज्यादा मुल्क से बाहर न रहें, चूंकि बाद में जब आपको नेशनलिटी मिलेगी, अगर 3 महीने से बाहर रहती हैं तो उस पर असर पड़ेगा। आप 3 महीने के अंदर वापस चली आए। तो इसमें कोई रूल में लिखा नहीं है आप महीना रहें या 2 महीने रहें, लेकिन आमतौर पर समझा यही जाता है कि आप 3-1 महीने तक रह सकती हैं। तो कोशिश करें जितना जल्दी वापस आ जाएं। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं हमारे नेक्स्ट कॉलर कौन है। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब। जी वालेकुम सलाम। मैंने ये पता करना था मलिक साहब कि मैं स्टूडेंट वीजा पे यहाँ पर आई थी अपने हस्बैंड के साथ। तो अभी मेरा वीजा फिनिश हुए को 1.5 साल हो चुका है, मेरा कोई स्टेटस नहीं है, मगर मेरे पास अभी छोटा बेबी है, वो 9 मंथ्स का है। तो मैं अभी ये प्लान कर रही हूँ कि मैं वापस जाना चाहती हूँ अपने बच्चे को लेके। तो क्या ये पॉसिबल है कि मैं अपने बच्चे के साथ वापस जा सकती हूँ और मेरे हस्बैंड यहाँ पे स्टे कर सकते हैं? अगर जा सकती हूँ तो प्लीज बताएं कि क्या डॉक्यूमेंटेशन बनेगी बच्चे की ट्रैवल करने के लिए। प्लीज मेरी हेल्प करें।
جی بالکل آپ واپس جا سکتی ہیں اینی ٹائم. اگر بچے کے ساتھ جانا چاہیں تو آپ کے ہسبینڈ راضی ہیں تو بالکل آپ جا سکتی ہیں. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ پاکستانی ہائی کمیشن میں جائیں گی, وہاں بچے کے لیے ٹریول ڈاکومنٹ بنا لیں. پاسپورٹ بھی بنا سکتی ہیں چونکہ آپ کے پاس لیگل اسٹیٹس نہیں ہے, لہٰذا ہو سکتا ہے کہ وہ پاسپورٹ نہ بنائیں, لیکن ٹریول ڈاکومنٹ ڈیفینیٹلی بچے کا بنا کر دے دیں گے. تو اپنا پاسپورٹ اور بچے کا ٹریول ڈاکومنٹ بنا کر آپ اینی ٹائم جا سکتی ہیں. تو آپ کی جانے پہ اوپر کوئی پابندی نہیں ہے. کال کا شکریہ. ناظرین دیکھتے ہیں ہمارے نیکسٹ کالر کون ہے. جی فرمائیے. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا سر میں نے پوچھنا تھا, میرے کزن ہیں, ان کے جو والدین ہیں وہ یورپین ہیں, وہ 18 سال سے زیادہ عمر ہے ان کی. وہ ڈپینڈنٹ ویزا جو ہوتا ہے کہ 5 سال کا شاید ملتا ہے والدین کے بیس پہ, وہ ہے ایسا کچھ؟ یہ اپلائی کرنا چاہتی ہیں یا والدین اپلائی کرنا چاہتے ہیں؟ نہیں یہ اپلائی کرنا چاہتی ہے, UK میں اسٹوڈنٹ ہے یہ. جی ان کے چانسز بہت ہی کم میں نہ ہونے کے برابر ہیں, چونکہ رولز یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی اوور 18 ہو جائے تو اس کو ویزا نہیں دیتے ہیں. لیکن ایکسیپشنلی اگر پوری کی پوری فیملی ادھر ہو, جیسے ماں باپ ادھر ہیں, بہن بھائی سارے ادھر ہیں, ایک لڑکی اکیلی رہ گئی ہے, وہ اگر 18 سال سے آپ سمجھیں کہ زیادہ ہو گئی ہے لیکن اسٹل پڑھ رہی ہے, ماں باپ پر ڈیپینڈ کر رہی ہے, اسٹل وہ اپلیکیشن کر سکتی ہے. تو زیادہ بہتر ہے کسی وکیل سے ملنا. لیکن 18 سال سے اوپر ہو جائیں تو پھر کافی مشکل ہو جاتا ہے, لیکن پھر بھی اکیلی لڑکی کو عام طور پر ویزا مل جاتا ہے. کال کا شکریہ. ناظرین دیکھتے ہیں نیکسٹ کالر کون ہے. جی فرمائیے. جی مجھے لگتا ہے یہ کال ڈراپ ہو رہی ہے. دیکھتے ہیں ہمارے اگلے کالر کون ہے. جی فرمائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں نے یہ پوچھنا تھا کہ جو لوگ ان لوگوں نے 4 جولائی 2012 میں کیس جمع کروائے تھے, اور اگر وہ یہاں پہ UK آ گئے تو ان کی اسٹے کتنے عرصے بعد ہوگی؟ اور دوسرا سوال میرا یہ تھا کہ مجھے میرے بردر ان لا نے بلایا تھا, تو کیا میں جب اسٹے کے پیپر جمع کرواؤں گی تو ان کے پیپروں میں کی کوئی ضرورت پڑے گی؟ آپ کا لیگل اسٹیٹس کیا ہے اس وقت؟ اسپاؤس ویزے پہ ہوں میں. جی ٹھیک ہے جی, آپ کی کال کا شکریہ. اگر تو آپ نے جولائی سے پہلے 9 جولائی 2012 سے پہلے اپلیکیشن کی تھی تو پھر تو عام طور پر وہ جب آپ کو یہاں پہ 23 منتھ ہو جائیں یعنی 23 منتھ ہو جائیں تو آپ انڈیفینٹ اسٹے کے لیے اپلائی کر سکتی ہیں, جس میں کہ 2 بڑی ریکوائرمنٹس ہیں. ایک تو آپ کو ایک انگلش ٹیسٹ پاس کرنا ہوتا ہے, ایک لائف ان UK ٹیسٹ پاس کرنا ہوتا ہے, اور تیسری بڑی بات ہوتی ہے کہ آپ اپنے آپ کو مینٹین اور اکموڈیٹ کیسے کر سکیں گی. تو یہ اگر ریکوائرمنٹس پوری کریں تو آپ 23 منتھس کے بعد انڈیفینٹ اسٹے کے لیے اپلائی کر سکتی ہیں. کال کا شکریہ. ناظرین دیکھتے ہیں اگلے کالر کون ہے. جی فرمائیے. ہلو السلام علیکم ملک صاحب, میرا نام انور ہے. جی انور صاحب. اور میری وائف لاسٹ ایئر یہاں پہ آئی تھی وزٹ ویزے پہ 6 منتھ کے, جو کہ انہوں نے 2 منتھس اوور اسٹے کیا تھا کیونکہ وہ پریگنٹ تھی, میڈیکل ایشوز تھے, جا نہیں سکی, تو وہ واپس انڈیا چلے گئی خود اپنی مرضی سے 2 منتھس اوور اسٹے کر کے. ابھی وہ پراپرلی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا ہے مڈل سیکس میں, اور یونیورسٹی نے کاسٹ لیٹر بھی دے دیا ہے, اور ہم نے فل فیس پے بھی کر دیا ہے. تو یہ اوور اسٹے جو ہوا ہے اس کی وجہ سے کیا مسئلات ہو سکتے ہیں اور اس کا کتنا بین ہو سکتا ہے؟ جی پہلی بات یہ کہ اوور اسٹے کی وجہ سے اگر ایک دفعہ آدمی نے بریچ آف امیگریشن رولز کی ہو تو پھر امیگریشن والے بہت کائنڈ نہیں ہوتے ہیں, بلکہ پھر وہ اس بیس پہ اپلیکیشن ریفیوز کر دیتے ہیں کہ آپ نے اوور اسٹے کیا تھا. انہوں نے اوور اسٹے نہیں کرنا چاہیے تھا. اگر ان کی کوئی میڈیکل پرابلم تھی یعنی واپس ٹریول نہیں کر سکتی تھی یا کسی وجہ سے رہ سکتے تھے, انہوں نے لیو ٹو ریمین کے لیے اپلیکیشن کر دینی چاہیے تھی کہ مجھے فردر ویزا دیا جائے. تو عام طور پر ایسی اپلیکیشن جیسے بچہ ہونے والا ہو یا اگر کوئی بیمار ہو تو وہ کنسیڈر کر لیتے ہیں. یہ آپ نے بہت غلطی کی تھی کہ ان کو اوور اسٹے کیا. بہرحال اپلیکیشن کر کے دیکھ لیں, اگر ریفیوز ہو جائے تو آگے اپیل کا آپ کو رائٹ مل جائے گا, کورٹ میں لے جا سکیں گے. لیکن عام طور پر ایک آدمی اگر بریچ آف امیگریشن رولز کرے تو نیکسٹ ٹائم ان کو ویزا دینے میں وہ خاصے ریلیکٹنٹ ہوتے ہیں. کال کا شکریہ. ناظرین دیکھتے ہیں نیکسٹ کالر کون ہے. جی فرمائیے. السلام علیکم ملک صاحب, میں نے آپ سے پوچھنا تھا کہ میں نے انڈیپینڈنٹ لیو ٹو ریمین ہو گئی ہے. اچھا. وہ انٹری لیول 3 اس طور پہ میں نے کی تھی. ابھی میں نیشنلٹی کے لیے اپلائی کروں گا تو اس کے لیے کیا پروسیجر ہے, کیا ریکوائرمنٹ ہے؟ یہی اس اور انٹری لیول 3 سے ہو جائے گا یا دوسرا ٹیسٹ پاس کرنا پڑے گا؟ جی اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک دوسرا ٹیسٹ جو لائف ان UK ٹیسٹ ہے وہ بھی پاس کرنا پڑے گا. یہ تو ٹھیک ہے اس کو مان لیں گے انگلش کے طور پر, لیکن ایک لائف ان UK ٹیسٹ ہے وہ بھی آپ کو پاس کرنا پڑے گا. تو وہ پاس کر کے آپ نیشنلٹی کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. اب پتہ نہیں آپ کو کس بیس پہ ملا ہے, تو اس میں وہی ہے کہ اگر آپ شادی کی بیس ملا ہے, برٹش وائف ہے, تو پھر ریزیڈنسی 3 سال کے بعد اپلائی کر سکتے ہیں, ورنہ انڈیفینٹ اسٹے ملیں کہ 1 سال کے بعد اپلائی کر سکتے ہیں. کال کا شکریہ. ناظرین دیکھتے ہیں نیکسٹ کالر کون ہے. جی فرمائیے. السلام علیکم ملک صاحب. جی وعلیکم السلام. ملک صاحب انڈیفینٹ کے لیے میں نے اپلائی کرنا ہے, 2 سال کا میرا ویزا تھا. اچھا. تو کوئی نیا رول کوئی سنا ہے, کوئی نکلا ہے؟ ایک تو انڈیفینٹ اپلائی کرنے کے لیے وہ چاہیے تھا لائف ان UK, تو ایک اور کوئی بتایا نہیں, کوئی نیا کوئی لیول 2 یا کوئی. جب آپ آئے تھے آپ نے انگلش ٹیسٹ پاس کیا تھا؟ جی جب آپ UK میں آئے تھے تو کیا آپ نے کوئی انگلش ٹیسٹ وہاں سے پاس کیا تھا یا نہیں پاس؟
जी हाँ, किया था, पाकिस्तान से किया था। ठीक है जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। अगर तो आपने पाकिस्तान से इंग्लिश टेस्ट पास किया था फिर वही टेस्ट आपका चल जाएगा, तो उसके साथ साथ एक लाइफ इन यूके टेस्ट है वो पास करना जरूरी है। तो जब आपको 23 मंथ्स हो जाएं तो उस वक्त आप इंडेफिनिट स्टे के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं नेक्स्ट कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो जी फरमाइए। मलिक साहब सॉरी, मैंने ये पूछना था, मेरी स्टूडेंट अपील है पेंडिंग 2 मंथ के बाद। मैंने ये पूछना था, अगर मैं जाता हूँ, अगर मैं वो अपील भी नहीं कर सकता तो क्या कि मुझे जज आगे मुझे उसको डिसीजन लेने के लिए मैं अप्लाई करता हूँ, या होम ऑफिस उधर से अरेस्ट करके ले जाती है, उसके बाद मैं कुछ प्लस स्टूडेंट केस है मेरा, फंड्स की वजह से रिजेक्ट हुआ था। जी आपकी कॉल का शुक्रिया। नहीं, उधर से आपको अरेस्ट नहीं करते हैं तो ज्यादा बेहतर आप किसी वकील के पास जाकर उनकी सारी बात बताकर उनसे पहले से मशवरा कर लें। तो वैसे जब आप कोई एप्लीकेशन करने जाते हैं असाइलम के अलावा बाकी जो भी एप्लीकेशन अगर करने जाते हैं फिर आपको कोई डिटेन नहीं करता है, लेकिन असाइलम में चांसेस होते हैं कि आपको वहां से डिटेन कर लिया जाए। तो ज्यादा बेहतर आप किसी वकील से मशवरा कर लें कि आपके क्या सर्कमस्टांसेस हैं। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं नेक्स्ट कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो, सत श्री अकाल जी। जी सत श्री अकाल जी, मैं हरदेव बोल रहा हूँ सर। मेरी वाइफ जो है जहाँ पे इलीगल थी और मैंने अभी मैरिज किया है, मैं नीदरलैंड से हूँ और मेरे पास नीदरलैंड का पासपोर्ट है, और इसमें मुझे क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए उसके, अभी मैरिज हुआ है, इधर ही रजिस्टर्ड करवाया है। तो मिसेज आपकी इधर ही है? इधर ही रहते हैं, इधर मैरिज किया, वो इलीगल है जहाँ पे। ठीक है, तो आप अभी इधर काम करते हैं? काम करता हूँ। ठीक है जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। अगर तो आपकी शादी रजिस्टर्ड हो गई है तो आप यहाँ काम करते हैं तो आप उनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। असल में जो स्विट्जरलैंड है ये पार्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन नहीं है, ईयू में नहीं है, लेकिन एक एग्रीमेंट हुआ था ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ जिसके तहत इनको वही राइट हासिल है जो यूरोपियन सिटीजन को होते हैं। तो इसका मतलब है आप वो आपके डिपेंडेंट के तौर पर एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो बड़ी रिक्वायरमेंट यही है कि आप यहाँ पे काम कर रहे हों, तो आप उनके लिए किसी वकील से मिलकर उनके लिए अप्लाई कर दें। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं हमारे नेक्स्ट कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो जी जी फरमाइए। हेलो सर, सत श्री अकाल। जी सत श्री अकाल। स्टूडेंट हूँ यहाँ पर, तो मैंने आपसे पूछना था यहाँ पर कोई पक्के होने के चांस है? मेरे को 5 साल हो गए थे। तो आपके पास किस तरह का वीजा है कि कोई वीजा नहीं है? नहीं, स्टूडेंट वीजा है। तो 5 साल में कुछ पढ़ा भी है या नहीं पढ़ा है? यह पढ़ा है, ऑल स्टडी कंप्लीट की है सर मैंने। कोई डिग्री कर ली है कि नहीं की है? सर कर लिया है, इस साल में फिनिश हो रही है डिग्री मेरी। डिग्री तो वीजा आपका कब खत्म होगा? सर मैंने अब अप्लाई किया है स्टूडेंट के लिए। हाँ जी। जी, पहली बात यह कि अगर आपने अप्लाई किया तो वेट करें आपका वीजा अगर 5 साल से ज्यादा नहीं हुए तो फिर तो आपको आगे वीजा मिल जाएगा। तो अगर आपको यहाँ से डिग्री मिल जाती है तो उसके बाद आप टियर 2 पे जा सकती हैं जो कि वर्क परमिट होता है, लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि कोई एम्प्लॉयर, ऐसा एम्प्लॉयर जिसके पास लाइसेंस हो यूके बॉर्डर एजेंसी का और वो आपको नौकरी देने को तैयार हो जाए और आपकी तनख्वाह 20,000 पाउंड से ज्यादा हो तो फिर आपका यहाँ पे वर्क परमिट हो सकता है। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। इतना मैं पूछ रही हूँ कि मेरा बेटा पाकिस्तान गया हुआ है। अच्छा। तो उसने अपने साथ 6 महीने की स्थिति में ले गया है, तो कौन कौन सी चीजें चाहिए? जो बैंक की स्टेटमेंट भी चाहिए? नहीं, उसमें 2-3 चीजों की जरूरत है। अगर वो शादी करने के लिए गया है, एक तो उसकी नहीं, पहले वो शादी उन्हें की हुई थी यहाँ पर, तो उनको पता चल गया है, तो उनको जो यहाँ पर बीवी है उसने भी कागज दे दिए हैं कि ठीक है मुझे इसने तलाक दे दी है, वो कागज उनको मिल गए मेरे बेटे को। अभी आपका सवाल क्या है? सवाल ये है कि होम ऑफिसरों को कौन कौन सी चीज चाहिए? कहाँ पे? जो अपील आई है यहाँ पर, तो बैंक की स्टेटमेंट भी चाहिए। जी आपकी कॉल का शुक्रिया। नहीं, असल में इसमें आपका केस काफी कॉम्प्लिकेटेड है, बेहतर है किसी वकील से मशवरा कर लें। अगर तो आप अपील में जाना चाहें तो उसके लिए भी आप पता नहीं आपके बेटे ने किस ग्राउंड के ऊपर अप्लाई किया था, तो इसमें काफी सारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो ये 1 मिनट में कोई एक सवाल में मसला हल नहीं होगा। ज्यादा बेहतर है किसी अच्छे वकील से जाकर मिलें, उनको पूरी बात बताकर उनसे मशवरा कर लें। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं हमारे नेक्स्ट कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो सर, सॉरी मैं हरदेव बोल रहा हूँ, दोबारा फोन किया आपको। जी सर, मैं नीदरलैंड का हूँ, जाने कि मेरे हॉलैंड का नेशनलिटी है मेरे पास, और आपने स्विट्जरलैंड समझ लिया। सॉरी। आप कहाँ से? नीदरलैंड पासपोर्ट है। जी ठीक है।
हाँ, तो उसका भी वही रूल्स हैं जो कि स्विट्जरलैंड के, जो नीदरलैंड के एक ही हैं। अगर आपके पास यूरोपियन यूनियन किसी भी कंट्री की नेशनलिटी, आप यूके में सेटल हैं, यहाँ काम कर रहे हैं, तो आप अपने स्पाउस को यहाँ पे रख सकते हैं। तो बस आपके किसी वकील से मिलें, आपके काम के पेपर्स की जरूरत पड़ेगी, आप उनके वीजे के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। भाई साहब, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि असल में मेरी जो बीवी है ना, वो पाकिस्तान से वो मेरी वजह से आई थी, क्योंकि मुझे असल में गवर्नमेंट जो है ना, मैं डिसेबिलिटी लेता हूँ और इनकैपेसिटी बेनिफिट लेता हूँ, और मेरी जो वाइफ है ना, वो मेरी लुक आफ्टर करती है, और मैं अपनी लुक आफ्टर नहीं कर सकता, क्योंकि मैं काफी मेरे पास में मुझे काफी मैं बीमार रहता हूँ, और मेरी वाइफ मेरी लुक आफ्टर करती है। तो और इसलिए मैं अपनी वाइफ के बिना मैं रोड पड़ता हूँ, अगर वो ना मेरे पास हो, तो इसलिए जो अगर वो हमें कौंसल का मकान मिले तो उसमें अगर वो मेरी केयर करे, तो असल में मेरा जो भाई है ना, उसने पाकिस्तान से मेरी वाइफ को बुला कर दिया था, क्योंकि मैं तो बेनिफिट लेता हूँ, वो उसने सारी जिम्मेदारी चाहिए। अभी वही उसे खिलाता है, तो उसे पैसे भी देता है, हर चीज उसका खर्चा वही कर रहा है। अभी आपका सवाल क्या है? जी, अभी आपका सवाल क्या है? मैं ये कह रहा हूँ, मेरी वाइफ स्पॉन्स वीजे पर आई है पाकिस्तान से, हाँ। और वो आई थी 18 दिसंबर। इस कंट्री में 11 दिसंबर में उसको वीजा मिला था पाकिस्तान से 2012 में। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर वो मेरे साथ रहे, अगर वो खुद अगर काम करे, तो फिर टैक्स भी दे मकान का और रेंट भी दे, तो कोई मेरा भाई भी उसकी सपोर्ट वैसे कर रहा है, तो वो भी सारा खर्चा करता। अगर काम ना भी करे तो केयर मेरी करे, तो कोई प्रॉब्लम पड़ेगी? अगर उसे स्टे मिल जाएगी, कोई प्रॉब्लम जी नहीं। आपको 4 जुलाई को, मेरी बात सुने ना, 4 जुलाई को हमने केस दिया था पाकिस्तान में, मीरपुर में। तो अब उसको वीजा मिल गया, अब वो मेरे पास है। जी बिल्कुल, मैं समझ गया। आप वो चूंकि 4 जुलाई से पहले अप्लाई किया था, जब उनको यहाँ पे 23 मंथ हो जाए, 23 मंथ हो जाए, वो इंडेफिनिटली के लिए अप्लाई कर सकते हैं। चूंकि आप मेन स्पॉन्सर हैं, अगर आप डिसेबिलिटी अलाउंस ले रहे हैं तो फिर आप एग्जेम्प्ट हैं उनसे, तो ऐसी सूरत में उनको इंडेफिनिटली मिल जाएगा, आपके साथ रह सकती हैं, आपको कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो सिर्फ जब 2 साल पूरे होने लगे उस वक्त इंडेफिनिटली के लिए अप्लाई कर सकेंगी, लेकिन उससे पहले उनको लाइफ इन यूके टेस्ट है, वो हर हालत में पास करना पड़ेगा। इंग्लिश टेस्ट शायद उन्होंने पास कर लिया होगा। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, देखते हैं अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो जी सर, ये ऐसा है, अगर यहाँ पर लड़की से शादी की जाए, मैं इंडिया से हूँ जी मैं इंडिया से हूँ, यहाँ पर रह रहा हूँ, ठीक है। मेरे पास पासपोर्ट नहीं है, मेरे पास वीजा कुछ भी नहीं है। अगर मैं किसी लड़की के साथ शादी करता हूँ यहाँ पर, तो मुझे इंडिया जाना पड़ेगा वापस? तो मुझे वहां से आगे ले जा सकती है इंडिया से आगे वापस जाकर? जी, ज्यादा चांसेस यही है आपको वापस इंडिया भेज देंगे। दूसरी बात यह कि यहाँ शादी के लिए, शादी के दफ्तर में जाते हैं तो 2 चीजें मांगते हैं, एक तो आपका लीगल स्टेटस होना चाहिए, एक और दूसरा आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए। तो ज्यादा बेहतर है किसी वकील से भी मशवरा करें, लेकिन अगर आपके पास लीगल स्टेटस नहीं है तो फिर ज्यादा चांसेस यही है कि आपको वापस इंडिया भेज सकते हैं। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, देखते हैं हमारे नेक्स्ट कॉलर कौन है। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, मेरे पास रिफ्यूजी स्टेटस है, 2015 में एक्सपायर होगा, तो क्या मैं लाइफ इन द यूके और इंग्लिश टेस्ट जो है उसका सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर लूं? नहीं, उसके लिए आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, चूंकि आपके लिए जरूरी नहीं है कि आप काम करें या टेस्ट पास करें। आप 15 में इंडेफिनिट स्टे के लिए डायरेक्टली अप्लाई कर सकती हैं, लेकिन उसके 1 साल के बाद जब आप नेशनलिटी के लिए अप्लाई करेंगे उस वक्त आपको जरूरत पड़ेगी, लेकिन इंडेफिनिट स्टे के लिए आपको इन पेपर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, देखते हैं अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो जी ऐसा है कि मैंने ये पता करना है कि जो FLR FP इन्होंने दिसंबर में निकाला है, वो फॉर्म का क्या मकसद है? वो उसमें एक है कॉलम फैमिली लाइफ एज ए पार्टनर ऑन द 10-year रूट सेटलमेंट, और दूसरा मेरा क्वेश्चन है कि जो FLR M अप्लाई करते हैं और फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट पूरी नहीं करते, उनके अभी भी वो होल्ड कर रहे हैं, और अगर होल्ड करते हैं तो वो बताते हैं लेटर लिख के कि हमने होल्ड किया हुआ है, या जस्ट रखी रखते हैं? जी, आमतौर पर अगर को ओवरसीज से अप्लाई करता है तो उसको होल्ड करते हैं, यहाँ से एप्लीकेशन रिफ्यूज कर देते हैं कि जी आप उसमें पूरा नहीं कर सकते। ये असल में उन्होंने वो 2 रूट्स तकसीम कर दिए हैं उन लोगों के लिए, जैसे कि कोई स्टूडेंट आया था 10 ईयर्स पूरे कर ले, उसकी स्पाउस के लिए क्या हो, तो उसके लिए उन्होंने 2 रूट्स बना दिए। अब या तो अगर कोई फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स पूरी कर रहा हो, 18,600 से ज्यादा इनकम हो, तो फिर उनको 5 साल के बाद स्पाउस को स्टे देते हैं, या फिर उनको 10 साल के उसके ऊपर चढ़ा देते हैं। तो बहरहाल अगर आपको फर्दर डिटेल्स चाहिए, आप उसके जो गाइडेंस नोट्स हैं वो डाउनलोड करके वो पढ़ लें, उनमें सारी डिटेल्स लिखी हुई हैं। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, देखते हैं हमारे अगले कॉल। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मलिक साहब, हमने पूरी फैमिली के साथ सैलम लिया था। अच्छा। हेलो,
जी मलिक साहब, हमने पूरी फैमिली के साथ असylum लिया था। उसमें से मेरी बेटी का उन्होंने रिफ्यूजी स्टेटस मान लिया और 4 ग्रुप में बनाए गए थे, मेरा और मेरी वाइफ का। मेरा एक बेटा है, उसकी वाइफ है, एक साल का बच्चा, और मेरी वालदा जो 80 ईयर है। उनमें से एक का पास हुआ है और मेरा रिफ्यूज हो गया। मेरी इधर आई थी, इधर हियरिंग आई थी कोर्ट की, लेकिन वहां पे उन्होंने कहा जी कि हमने इसका रिव्यू करना है। तो बाद में कोर्ट की तरफ से लेटर आया कि CMR 10 जनवरी को होगी। तो अभी मेरे बेटे का भी डिसीजन नहीं आया, वालदा की भी नहीं आया। तो इसमें कितना चांस है कि हमें कुछ स्टेटस मिल जाएगा? अब ज़ाहिर है मुझे तो नहीं पता आपका क्या आपका केस कोर्ट में है, तो मुझे तो आपका नाम का भी नहीं पता है। तो ज्यादा बेहतर है कि मैं आपको ये मशवरा दे सकता हूँ कि इससे अच्छे बैरिस्टर को लें और उसको कोर्ट में चले जाएं। अच्छे बैरिस्टर के साथ वो आपका सारा केस जज को बताएगा, जो 10 जनवरी का जज इसका फैसला करेगा। तो अब ये मेरिट्स के ऊपर है कि आपने जो केस किया क्या आप वो प्रूव कर सकते हैं, यानी अगर प्रूव कर सकते हैं तो फिर तो आपको स्टेटस मिल जाना चाहिए। अगर नहीं प्रूव कर सकते हैं तो फिर ज्यादा जज आपकी बात नहीं मानेगा। लेकिन अगर एक फैमिली मेंबर को यहाँ पे रिफ्यूजी स्टेटस मिल गया, ये एक प्लस पॉइंट है जो आपके हाथ में जाएगा। तो ज्यादा बेहतर है किसी अच्छे बैरिस्टर को साथ ले जाएं। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं नेक्स्ट कॉलर कौन है। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, मैं सवाल पूछना था कि मैंने एंटरप्रेन्योर वीजा अप्लाई किया था मार्च में, तो वो उन्होंने रिफ्यूज कर दिया था। अब मेरी जो अपील है अपर ट्राइब्यूनल में, तो मैं पूछना चाह रहा था कि मेरे पास कौन से ऑप्शन है, मैं स्टूडेंट वीजे पे वापस जा सकता हूँ? जी नहीं, आप किसी वीजे पे वापस नहीं जा सकते, चूंकि वो उन्होंने एक रूल चेंज कर दिया था कि अगर आप कोई भी वीजा अप्लाई करना चाहिए आपके पास वैलिड लीव होना चाहिए, या अगर लीव खत्म हुए यानी परमिशन खत्म हुआ आपको 28 दिन से ज्यादा न गुजर चुके हों। चूंकि आपका वीजा मुझे लगता है काफी पहले खत्म हो चुका था, लिहाजा आप वापस स्टूडेंट नहीं जा सकते हैं। तो ज्यादा बेहतर है किसी वकील से मशवरा कर लें। अगर आपका केस अपर ट्राइब्यूनल में किसी अच्छे बैरिस्टर को साथ ले जाएं तो देखें क्या फैसला होता है। अगर तो अपने रिक्वायरमेंट्स पूरी कर रहे होते हैं तो फिर तो आपको मिल जानी चाहिए थी परमिशन, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं कोई ना कोई आपने रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं किए हैं। ज्यादा बेहतर है किसी वकील से मशवरा कर लें, वापस स्टूडेंट आप नहीं जा सकते हैं। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं हमारे अगला कॉलर कौन है। जी फरमाइए। अस्सलाम मलिक साहब। वालेकुम सलाम। मलिक साहब, मेरा क्वेश्चन था कि मेरे बेटे की शादी होनी है अगले साल जून में, तो लड़की जो है ना उसने A लेवल कर लिया है, तो उसके लिए उसको वहां से इंग्लिश टेस्ट पास करने की जरूरत है कि A लेवल ही काफी है? प्लीज इस क्वेश्चन का जवाब। मुझे लगता है कि वो इंग्लिश टेस्ट कर ले। इसमें कुछ उन्होंने एग्जामिशन रखी हैं, तो ज्यादा बेहतर आप इंटरनेट पे एक पूरी डिटेल्स है वहां से वो चेक कर लें, तो उसमें होगा कि शायद A लेवल मानते हों। चूंकि था कहीं कि एक अगर वो A लेवल हो इंग्लिश के बराबर उसको शायद मान लेंगे, लेकिन ज्यादा बेहतर है आप इंटरनेट से चेक कर लें या किसी वकील से मशवरा कर लें। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन इसके साथ ही 1 घंटे का वक्त बड़ी तेजी के साथ खत्म हो गया है। तो अगर किसी वजह से आपकी कॉल नहीं मिली हो तो मैं अगले सैटरडे को 6 बजे यही होगा। उस वक्त के लिए इजाजत दीजिए। रब